नमस्कार सर। नमस्कार। हम लोग जिस महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, इसमें एक बात बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आ रही है कि जो लोग प्रकृति के नजदीक रहे या जो लोक जीवन है वो इससे कम प्रभावित रहा है। ये स्थितियां जो बनी, इसकी क्या तथ्यात्मक पहलू हैं और इस महामारी का लोक संस्कृति पर क्या असर हुआ है या होगा, इसे हम किस रूप में देख सकते हैं सर? देखिए, असल में ऐसा है अमिता जी, लोक संस्कृति जो है वो उसका एक बड़ा व्यापक अर्थ भारत में है। वो अंग्रेजी के फोक का पर्याय नहीं है। समग्र जीवन की जो आधारभूत रचना भारत में हुई उसको लोक कहा जाता है। उसमें प्रकृति पूज्य है और प्रकृति के साहचर्य में जीवन संभव किया गया है और प्रकृति की ही कृपा जैसा माना गया है जीवन। ये एक दृष्टि है जो धीरे धीरे भारत की ज्ञान परंपरा से लोक तक विकसित हुई है। इसलिए जीवन को एक प्रकृति की शक्ति और परमात्मा का वरदान मान के अनुग्रहित होने का एक भाव लोक के भीतर है। वो जीवन को धन्यवाद देता है क्योंकि जीवन मिला। इसलिए जीवन को नष्ट नहीं करता, प्रकृति को नष्ट नहीं करता। वो अपने आवश्यकता का प्रकृति से लेता है और प्रकृति को वापस भी करता है। इसीलिए हजारों वर्षों से कभी भारत में हम जिस चीज को स्थूल भौतिक प्रकृति कहते हैं वो नष्ट नहीं हुई। अब एक दृष्टि पश्चिम की है जो प्रकृति पर विजय पाने की इच्छा से भरी हुई है। वे मानते हैं कि प्रकृति उनके सामने कोई चुनौती है, उसको जीतना आवश्यक है, तभी मनुष्य विकसित होगा। विकास की अवधारणा का सवाल भी उसी से जुड़ा हुआ है। भारत में विकास का एक ऐसा रूप संभव किया गया जिसमें मनुष्य की चेतना का विकसित होना ही विकास था, न कि मनुष्य का परिवेश विकसित होना विकास था। अब हम विकास की एक ऐसी पश्चिमी अवधारणा से ग्रसित हैं जिसमें अच्छी सड़कें और बिजली और टेलीफोन और दूसरी तमाम आधुनिक सुविधाएं अगर हैं तो हम मानते हैं कि आदमी विकसित है। और आदमी को अगर आप देखें तो ये तथाकथित विकसित आदमी जिसका परिवेश इतना विकसित है उसकी चेतना बहुत मामूली है, वो गर्त में चली गई है। इसके साथ मैं रिलेट करना चाहूंगा, इतने की ये इच्छा जो है प्रकृति से लगा के दुर्गम होती हुई जीवन के हर पहलू में फैल जाती है। तो मनुष्य ने बहुत तरह के हथियार बनाए जो नष्ट करते थे मनुष्यों को, लेकिन धीरे धीरे वो परमाणु से होके परमाणु विकर्ण के हथियार, जैविक हथियार और रासायनिक हथियारों तक पहुंच गया है। सच ये है कि पूरी दुनिया एक तरह के एक ऐसे हथियार का शिकार हो गई है जिसका शत्रु अदृश्य है और करीब करीब 1 करोड़ लोग इस धरती पर उसकी चपेट में आ गए हैं और लाखों लोग उसमें मारे गए हैं। ये विकास की अवधारणा का ही एक रूप था, अलग नहीं है उससे। तो वो उस मूलभूत दृष्टि की आवश्यकता है कि तुम प्रकृति के साथ रह के उसकी रक्षा करते हुए, उसके प्रति अनुग्रहित होते हुए, उसे धन्यवाद देते हुए रहना चाहते हो या उसको जीतना चाहते हो। लोक जो है वो अनुग्रहित होना चाहता है, जीतना नहीं चाहता, क्योंकि जीतने की इच्छा मनुष्यता को यहाँ तक ले आई है। बहुत गहरी बात सर आपने कही है और चेतना और परिवेश का एक बहुत स्पष्ट अंतर भी आपकी बात से समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि यदि हम अपने देश की बात करते हैं, अपने राष्ट्र की बात करते हैं या हम अपने जीवन की बात करते हैं, तो उस जीवन को उस परिवेश में जीना पड़ता है जो उसके आसपास है, उसकी जो पृष्ठभूमि है या जो उसके चारों तरफ फैला हुआ है। यहाँ हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करेंगे कि उस अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जब हमें अपने विकास को आगे बढ़ाना पड़ता है या विकास की दौड़ में शामिल होना पड़ता है, तब हमारा लाइन ऑफ एक्शन इन परिस्थितियों में क्या होना चाहिए? असल में बात यह है कि हम इस सत्य तक तो पहुंच गए कि विकास के साथ हमें जाना तो पड़ता है, लेकिन अगर वो प्रकृति नाश की कीमत पे है तो हमें नहीं होना। हम विकास की अपनी ही एक दृष्टि विकसित करेंगे और का जीवन भी विकसित करेंगे। लोक जो है वो एक ऐसी अवस्था में आज भी है जो उसको विकास नहीं मानता, उसके ऊपर विकास थोपा जा रहा है, विकास उसकी इच्छा नहीं है। जिस स्थिति में हम पहुंच चुके हैं, जहां पर स्थितियां तो स्पष्ट हो रही हैं कि कहाँ कमी या कहाँ गलती हो गई, लेकिन अब वापस मुड़ने की राह नहीं है शायद। तो हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए कि हम वास्तविक विकास को पा सकें और वापस अपनी लोक संस्कृति के साथ जुड़कर जीवन को साहचर्यपूर्ण बना सकें?
अमिता जी, एक रहस्य को बिल्कुल शुरू में समझ लीजिए। वापसी कहीं से संभव ही नहीं होती है, पीछे नहीं जाया जा सकता समय में और जीवन में, है ना। समय एक चलती हुई निरंतर गतिवान प्रक्रिया का नाम है और जीवन उसी में स्थित है। अपनी दृष्टि को ठीक करने का सवाल है केवल, और हम अभी ये कर सकते हैं। लोक से प्रेरणा लेकर हम ये कर सकते हैं। कुछ ऐसा समझ लीजिए जैसे एक भारत का बिल्कुल साधारण आदमी जिसको हम कहते हैं, वो आदमी निरक्षर है लेकिन अज्ञानी नहीं है। इसको समझिए कि जीवन की शिक्षा और जीवन की कठिन पाठशाला में उसने उसके सबक सीखे हैं। वो हमारे पढ़े लिखे लोगों से जीवन के बारे में कहीं ज्यादा गहरा जानता है, उसकी अंतर्दृष्टि विकसित हो चुकी है। हम लोग शिक्षित अवश्य हुए हैं, लेकिन हम लोगों की अपनी हमारा कोई जीवन बोध और गहरी दृष्टि जीवन को लेकर नहीं बन पाई है। हम एक चीज तो कर ही सकते हैं ना, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं ना कि क्या चीज अपने बारे में शिक्षा है और क्या चीज अपने से बाहर के संसार के बारे में शिक्षा है, इसका भेद करना शुरू करें। हमने ज्ञान को बिल्कुल छोड़ ही दिया है। आज के परिदृश्य में यदि हम बात करें तो क्या आपको लगता है कि ये जो महामारी का दौर है, जिसने हर स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, भावनात्मक, लोक संस्कृति पर भी इसका प्रभाव पड़ा है, और वो यदि पड़ा है तो कैसा प्रभाव पड़ा है? देखिए, लोक इससे अछूता है, प्रभाव नहीं पड़ा। आप इस बात को लक्ष्य करें कि कोरोना हमारे देश के गांवों में नहीं फैला है, क्योंकि गांव की पूरी जीवन संरचना ही इस तरह की है कि वो नगरों की भांति नहीं है। यहाँ इतना सघन नहीं है मनुष्यों का होना, और उनका रहना जीना, आहार विहार, भोजन, सारा कुछ इतना संतुलित है और प्रकृति और जीवन के साथ है कि वहाँ मतलब इस बीमारी का नगण्य सा असर ही हो रहा। ये बीमारी केवल शहरों से लेके लोग वहां गए हैं, स्वयं वहां रहने वाला आदमी जिसने अपना गांव नहीं छोड़ा, उसको कोई बीमारी नहीं हुई। बीमारी के केंद्र हैं ये तो, जो हमने गढ़ लिए हैं, जिनको हम मेट्रो सिटीज कहते हैं, इनमें मनुष्यों का जीवन क्या है जरा देखिए आप। ये भयानक मामला है। ये एक जीवन विहीन जीवन है, एक भीड़ का जीवन है, मनुष्य का जीवन नहीं। सामुदायिक है वहां पे। सामुदायिक होना और भीड़ में होना दो अलग अलग बातें हैं। भीड़ और समुदाय की परिभाषा यकीनन सत्य है, लेकिन जहां वास्तव में भीड़ हो गई है, बहुत सघन जनसंख्या जिन स्थानों पर रहती है, जो मेट्रो सिटीज हैं, वहां पर परिस्थितियां बेहतर हो सकें या इंसान अपनी दिनचर्या को कुछ बेहतर बना सके, इसके लिए आज की परिस्थिति में वो क्या कर सकता है? अमिता जी, इतना निहत्था कर दिया है इस सभ्यता ने आदमी को कि आदमी की करणीयता में जैसे कुछ बचा नहीं है। वो कुछ चुनाव नहीं कर सकता, वो शिकार है केवल अदृश्य शक्तियों का। उसकी मजबूरी है कि वो जीवन चलाने के लिए भीड़ के उन झुंडों में रहने के लिए अभिशप्त है, कुछ नहीं है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इस अंधेरे में कोई रोशनी की किरण तो होगी जो हमें वापस जिंदगी की ओर मोड़ सके। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन हम उसकी तरफ मुड़ना नहीं चाहते। असल में बात यह है कि पूरे भारत की सुदीर्घ जीवन परंपरा में जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, जो मूल्य हैं, उनकी तरफ एक बार फिर से देखने की जरूरत है, जिनको तज के आपने अपनी एक नकली आधुनिकता का विकास किया है। आप एक बार मुड़ के देखें, परंपरा आपसे क्या कहती है। वो कहती है अपना भोजन ठीक करो, तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा, तुम्हारे विचार ठीक हो जाएंगे। तुम एक सम्यक निद्रा में जाओ, तुम्हारा जागरण ठीक हो जाएगा। तुम बोधपूर्ण हो, तुम्हें पता रहना चाहिए तुम क्या कर रहे हो। तुम में रचने की जो शक्ति है, तुम वही करो, आरोपित काम मत करो। ये हमारे भारत की जीवन दृष्टि ही तो है जो हमसे ये कहती है। ये वक्त पर्याप्त न सही, लेकिन इतना जरूर है कि हमें एक बार इस ओर सोचने पे मजबूर करे और हम वापस अपने जीवन दर्शन को, अपनी परंपराओं से जुड़कर आगे बढ़ सकें। बिल्कुल अमिता जी, असल में भारत की इस देशना का प्रत्येक भारतीय को ध्यान रखना चाहिए कि उसके देश की ज्ञान परंपरा की केंद्रीय दृष्टि है ये है कि हमें किसी को नहीं जीतना है। जीतने के लिए हम स्वयं एक चुनौती हैं, अपने को जीतो। और जिस दिन मतलब ये दृष्टि भारत की अपने तरफ मुड़ गई, उस दिन कोई तबाही हमें छू भी नहीं सकेगी। आपके इस बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन के लिए हम आपको धन्यवाद देंगे। धन्यवाद।